पिछले कुछ अरसे से काफ़ी सवाल जमा हुए हैं जो कमेंट्स की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में मुझे मिलते हैं। लोग बार-बार वही सवाल पूछते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, तो सोचा आज की वीडियो में इन सवालों का जवाब ही दे देता हूँ। और साथ में वो टॉपिक जिस पे सबसे ज़्यादा लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं, बी फॉर यू की बात कर रहा हूँ, उस पर भी आज बात कर लेंगे कि उसकी इस वक्त करंट अपडेट क्या है। एक सवाल जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि आप लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिपोर्टिंग करके बता रहे होते हैं, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कौन से स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। इसके ऊपर मैं पिछले साल भी वीडियो कर चुका हूँ, ये सवाल पहले भी बहुत आता था। और जो नए फॉलोअर्स हैं हमारे, जो कि पिछले 6 महीने में 8 महीने में आए हैं समा मनी के ऊपर, उनके लिए दोबारा मैं जवाब दे देता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो का जो आगाज़ करता हूँ इस तारुफ से करता हूँ कि मैं एक बिज़नेस जर्नलिस्ट हूँ। दुनिया भर में बिज़नेस जर्नलिस्ट का काम होता है रिपोर्टिंग करना, इंटरव्यूज़ करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना और आप तक पहुँचाना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर एसेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ख़ुद एक्सपीरियंस भी करें। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक बिज़नेस जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि जिस बारे में वो बात कर रहा है वहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे क्राइम रिपोर्टर से एक्सपेक्ट करना कि अगर वो मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो पहले उसको मर्डर करना चाहिए ख़ुद, ताकि पता चले कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। दैट सैड, मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा है, जिनके पास ट्रेडिंग का तजुर्बा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं कोई एनालिस्ट हूँ या मैं कोई इकोनॉमिस्ट हूँ या मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। मैंने हमेशा कहा मैं सहाफ़ी हूँ, और एक सहाफ़ी सिर्फ अपना होमवर्क कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और अच्छे सवाल लिख सकता है जो फिर उसने एक्सपर्ट से पूछने होते हैं और उनके जवाब आप तक पहुँचाने होते हैं, ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। जहाँ तक मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक़ है तो इस पे 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। मुझे सैलरी मिलती है, मैं कोई कारोबार तो करता नहीं हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो उसको मैं अपनी फैमिली पे खर्च कर देता हूँ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे खर्च करता हूँ, फैमिली हॉलीडे कर लेता हूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ यही हैं। और कभी इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं है कि मैं जाके गोल्ड ख़रीदूँ या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूँ। इसके अलावा जो मेरे मेंटोर्स हैं उन्होंने मुझे यही सिखाया कि अगर आप स्टॉक मार्केट कवर कर रहे हैं, तो जिन कंपनीज़ को आप कवर करते हैं, जिन शेयर्स की आप बात करते हैं, उसमें आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आप गिल्टी भी हों, लेकिन परसेप्शन गलत जाता है, एक तासुर जाता है कि भाई आपकी इन कंपनीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। इवन इफ़ यू गिव डिस्क्लेमर कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, फिर भी एक अवॉइड करना चाहिए, एक एथिकल इशू है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल इस पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि एक मेरे फॉर्मर चीफ ऐसे भी थे जो कहते नहीं, जर्नलिस्ट को जिन कंपनीज़ को कवर करते हैं उसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट हैं। मेरा ज़्यादा टिल्ट उस तरफ है जो कहता है कि भाई नहीं, ये एथिकल इशू है, परसेप्शन गलत जाता है, स्पेशली जहाँ पे हमारी जैसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत छोटी मार्केट है। तो या तो कोई बहुत बड़ी जैसे क्रिप्टो है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो उस सूरत में फिर भी शायद एक्सेप्टेबल हो। लेकिन छोटी मोटी मार्केट में आप ऐसी चीज़ ना करें। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी है तो उसके ऊपर बात ना करें। एक ये रीज़न भी है कि मेरी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक और सवाल ये आता है कि आप पेड वीडियोस क्यों कर रहे हैं, और कमेंट्स में अक्सर लोग कहते हैं कि लो समा मनी भी बिक गया, इन्होंने स्पॉन्सर्ड वीडियोस शुरू कर दी हैं। इस पर मैं यही कहूँगा कि देखें, जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है या मीडिया इंडस्ट्री, इसके मॉडल को समझें। सालों से यही मॉडल है कि आपकी जो तनख्वाहें आती हैं, जो सैलरीज़ आती हैं पूरे स्टाफ की, जो इस वक्त मेरे कैमरामैन कैमरे के पीछे बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो एडिट होगी, कुछ लोग एनिमेशंस बनाते हैं और उसके थंबनेल्स बनाते हैं, अच्छे खासे लोगों की टीम है, इनकी तनख्वाहें कहीं से तो आनी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, आपसे डायरेक्ट चार्ज नहीं किया जा रहा, तो किसी न किसी ने तो पे करना है, वरना ये सस्टेन नहीं हो सकता, ये चल नहीं पाएगा। और स्पॉन्सर्ड वीडियो के ज़रिए हो सकता है या फिर पेड सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको हम एक पेड ग्रुप बना दें, आप उसकी फ़ीस हमें दें। लेकिन इस पर भी लोग एतराज़ करते हैं कि नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी अगर आप पैसे लेंगे, फिर आप हमें कोई तीसरा तरीका बता दें सस्टेन करने का। क्योंकि जो व्यूज़ हमें आते हैं, इवन यूट्यूब के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं या वेबसाइट पे, उससे तो किसी एक बंदे की तनख्वाह नहीं निकलती, पूरे स्टाफ की निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। और पेड वीडियोज़ में भी अगर आप हमें कंपेयर करें, जो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ आप देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी वीडियो पेड है, कोई डिस्क्लेमर नहीं होता, पूरा इश्तिहार बोल रहे होते हैं आपके सामने। हमने जो पेड वीडियोज़ की हैं, अगर आप नोट करें, बहुत क्लियर डिस्क्लेमर देते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, बाकायदा लोगो छपा होता है कि ये पब्लिशिंग पार्टनर है, और डिस्क्लेमर राइटिंग में भी देते हैं। इनफैक्ट अक्सर वीडियोज़ में बोल के भी बता देते हैं कि ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और ये काफ़ी नहीं है, हम अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनसे हम क्रिटिकल क्वेश्चंस करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको हमारे उन सवालों के जवाब देने होंगे जो आपसे आपका क्लाइंट पूछेगा ही, तो उनके ब्याह पे हम पूछेंगे। इसकी मिसाल देता हूँ, हमने एक कैंपेन किया था अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसा क्लाइंट किसी को मिलता है तो वो तो बिक जाता है,
लेकिन हमने कुछ क्रिटिकल सवाल पूछे। एक ही मिसाल देता हूँ मैं, जो CEO साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने जब बात की अपने कंपनी के हवाले से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो है इतना बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप रन कर रहे हैं, तो जो पिछले साल की सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग जो सेक्टर था IT सेक्टर, उसकी कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। और आपके तो क्या टॉप मनी मैनेजर 6-7 जो हैं, किसी के पोर्टफोलियो में ना तो सिस्टम्स लिमिटेड था ना TRG था। तो मैंने उनसे फिर कन्फ्रंट भी किया कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, यंग जनरेशन आपसे जो है नाराज़ होती है कि वही पुराने कन्वेंशनल स्टाइल के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ये सवाल ऐसा है जो पेड वीडियो में आप नहीं पूछते अपने क्लाइंट से, बट मैंने पूछा। और ये मैंने एक एग्जांपल दी, ऐसी कई चीज़ें कि पैसा किसी का डूब जाए तो वो रिकवरी कैसे होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आपके जो रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सही से गाइड नहीं करते। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके बिहाफ पे उनसे पूछता हूँ। तो पेड वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का इश्तिहार बना के आपके सामने रख दें, हम क्रिटिकल सवाल करते हैं। और ऑब्वियसली इस चीज़ का हमें ख्याल होता है कि हमारे इवन इफ़ इट इज़ अ पेड वीडियो, जो हमारा व्यूअर है, जो हमारी ऑडियंस है, उस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और सारे स्पॉन्सर्स हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। मैं आपको 2 मिसालें दे दूँ, नाम नहीं ले सकता मैं ऑब्वियसली फॉर पॉलिसी रीजंस। हमने 2 स्पॉन्सर्स को मना किया। एक तो बहुत बड़ा स्पॉन्सर था और अच्छे पैसे भी दे रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इनको नहीं स्पॉन्सर वीडियोज़ करेंगे उनके साथ। दूसरा एक और था जिसके साथ एग्रीमेंट भी हो गया था और बड़ा पॉपुलर ब्रांड है और सारी चीज़ हो गई थी, इंटरव्यू का टाइम भी सेट हो गया था, लास्ट मिनट पे मैंने मना कर दिया। उसकी वजह ये है कि उनका बिज़नेस मॉडल समझने के लिए मुझे वक्त दरकार था और वो टाइम दे नहीं रहे थे। तो मुझे लगा था अगर मैं इसको सही समझ नहीं पाया तो मैं सही सवाल नहीं पूछ पाऊँगा। हमें कुछ पैसे आते बुरे तो नहीं लग रहे थे, बट हमने उनको मना कर दिया अग्री करने के बावजूद। तो हमें इस चीज़ का ख़्याल है, हम अपने पेड वीडियोस करनी है, लेकिन हमने हर पेड वीडियो नहीं करनी, हर स्पॉन्सर की वीडियो हमने नहीं करनी। एक और क्वेश्चन या आपके लिए तनकीद ये आती है कि आप लोग बायस हो, जानिबदार हो, साइड्स लेते हो या स्लैंट है आपकी रिपोर्टिंग में। तो मैं ऐसे लोगों से यही सवाल करूँगा कि मुझे एक रिपोर्ट बता दें, एक न्यूज़ स्टोरी बता दें जिस पे सबका इत्तफ़ाक़ हो। ये नामुमकिन है, क्योंकि हर स्टोरी किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। हम प्रोफेशनल हैं, पूरी कोशिश करते हैं गैर जानिबदारी से अपना काम करें, और गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, और हम अपनी गलतियों को एडमिट भी करते हैं, करेक्शंस भी करते हैं और बाकायदा अपॉलॉजी भी पब्लिश करते हैं। लेकिन किसी का परसेप्शन कि हमारी स्टोरी जो है वो बायस है और किसी पर्टिकुलर साइड को फेवर कर रही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। समा डिजिटल के लिए मैंने रिपोर्ट की थी कि इमरान खान साहब को 120 साल से भी ज़्यादा लगेंगे डैम्स बनाने में, तो लोगों ने पटवारी की स्टैंप लगा दी। फिर हमने एक और स्टोरी की थी कि इस्लामाबाद जो है वो IMF को खुश करने के लिए सिंध का हक मार रहा है, सिंध के वसाइल छीनने की कोशिश कर रहा है, NFC का फार्मूला चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तंज़ किया। मेरे पर्सनली अकाउंट पे फ्रेंड्स की तरफ से भी तनकीद आई कि यार तुम तो जाले हो गए हो, पीपल्स पार्टी की साइड ले रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने तो फैक्ट बेस्ड बात की। इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी हमने की कि जो 2019 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जिसके अभी भी हम आसार भुगत रहे हैं, वो इसहाक डार की वजह से हुआ, वो ज़िम्मेदार थे इसके, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये यूथिया है। अब अगर आप इन तीनों रिपोर्टों को साथ देखें तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमारा स्लैंड किस तरफ है। एक्चुअली हमारा स्लैंड किसी तरफ भी नहीं है। हम लोगों को, हमारा काम है जो पावरफुल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करना, उनका एहतसाब करना। जो पॉलिटिकल एलीट है जिसको आप वोट देकर लेकर आते हैं हुकूमत में, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ करना, कि उनके गलत फ़ैसले हैं तो उनको आवाम तक पहुंचाना, और इस चीज़ से आपको आगाह करना कि किस तरह से इनके किए गए फ़ैसले आपको मुतासिर करते हैं और आपकी ज़िंदगी पे उनके क्या असरात होते हैं। अब बात करते हैं B4U की, क्योंकि इस पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, और इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी है मुझे, जो अगर वो मेरे बजाय नैब को दे दें तो नैब का काम आसान हो जाएगा। और मैं इसलिए नहीं आपसे शेयर कर सकता कि मैं बग़ैर तस्दीक किए उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करना चाह रहा। और लोगों ने यहाँ तक भी मुझे हिंट दिया है कि इन्होंने सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो नैब उधर तक पहुँच जाएगी जहाँ इन्होंने पैसा रखा हुआ है, और जो इनके फ्रोज़न अकाउंट है उसमें सारा पैसा नहीं है। बहरहाल इसको केस के ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ही डिसाइड करेगी इसको, मैटर सब जुडिस है। लेकिन ये क्योंकि पिरामिड स्कीम वाली इसमें सारी खसूसियात हैं, उस पर बहुत तफसीली वीडियो कर चुके हैं, उसका लिंक आपसे शेयर कर लेंगे जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए। लेकिन मैं आपको ये समझाऊँगा कि अभी जो रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया, हेल्प मांगी। एक खातून हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनका पूरा दारोमदार इस प्रॉफिट पे था, 6 महीने से उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है, वो कह रही हैं कि बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। एक और साहब हैं जिन्होंने शायद $6000 के करीब डॉलर इन्वेस्ट किए, उनकी वालदा का इलाज चल रहा था, उन्होंने तस्वीरें तक भेजी हैं,
और वो बड़ी हेल्प मांग रहे हैं कि मेरी वालदा का इलाज चल रहा था और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी मदद करें। इसके अलावा कराची से एक साहब ने मुझे रुजू किया, उनके साथ कैसे फ़्रॉड हुआ। तो बड़ी डिस्टर्बिंग स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी मिसालें। मैं अगर शेयर करना शुरू करूँगा तो बड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे पास वो मैसेजेस और एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 5-6 लाख लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो शुरू के 1 लाख या 2 लाख लोग हैं, उन्होंने तो फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन जो आखिर में लोग इसमें आए हैं वो बुरे फंस गए हैं, क्योंकि 6 महीने से प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। और इसी बात का मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी इनके हवाले से, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, उसमें इशारा दिया था कि ये सिर्फ जो पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती और एक पॉइंट पे आके इसने कोलैप्स होना होता है। और मुझे लगता है वो पॉइंट आ गया, क्योंकि अगर आप इनकी हालिया वीडियो देखें सैफुर-रहमान साहब की, जिसमें ये ख़ुद आए हैं और इन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की अपने एक रीसेंट डिसीजन के हवाले से। ये वीडियो इनका अपना चैनल अल्फ़ा टीवी के नाम से यूट्यूब पर, उस पर मौजूद है, शायद 4 दिन पहले की है। और उसमें वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि इन्होंने लोगों से मज़ीद पैसे क्यों मांगे, क्योंकि इन्होंने पहले प्रॉफिट बंद कर दिए। तकरीबन 6 महीने से ये सिलसिला हुआ है। जिन्होंने मुझे अप्रोच किया विक्टिम्स ने, उनके मुताबिक 6 महीने से इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और जो प्रॉफिट के रेट्स हैं वो भी कम कर दिए। और हालिया इन्होंने ये किया है कि ये मज़ीद पैसे मांग रहे हैं लोगों से, कोई फ़ीस लगा दी है कि ये फ़ीस देंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा दोबारा से। तो जो उनकी पहले से इन्वेस्टमेंट थी, यानी जो 6 महीने पहले इन्वेस्ट करके बैठे थे, उन्होंने तो 5% भी नहीं कमाया, तो उनके तो पैसे फंस गए। यही चीज़ उस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका था, क्योंकि जो पिरामिड स्कीम होती है उसका मॉडल ही होता है। इसको एक आप जो गूगल कीजिएगा पिरामिड स्कीम को, तो आपके सामने एक पिक्चर आएगी पिरामिड की, और आप उसको जब गौर से देखेंगे तो ये 2-4 लोगों से शुरू होती है, और कोई 7वें 8वें 10वें लेवल पे जाकर ये इतनी बड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा लोग चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि जो पहले से लोग आ चुके हैं उनको प्रॉफिट देने के लिए, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उनको प्रॉफिट देने के लिए नए लोगों की इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है, और कोई 12वें या 13वें लेवल पे जाके इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए पूरी दुनिया की आबादी चाहिए। ये पूरी दुनिया की आबादी उस स्कीम में इन्वेस्ट करेगी तो पिछले वालों को प्रॉफिट मिलेगा। और आखिर में जो लोग आएंगे 13वें लेवल पे, यानी पूरी दुनिया जब इन्वेस्टेड हो जाएगी, तो ज़ाहिर है उनको प्रॉफिट कहाँ से देंगे आप। ये तो मनी रोटेशन है। इसका मतलब फिर आप मार्स जाएंगे, जुपिटर जाएंगे, शायद नेपच्यून जाएंगे, किसी और प्लैनेट से जाके शायद इन्वेस्टर लेके आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सस्टेन ही नहीं कर सकती। और प्रॉफिट रेट कितना है ये हमने उस वीडियो में आइडिया दे दिया था आपको, बट सैफुर-रहमान साहब ने इस वीडियो में ख़ुद बताया है, जिन्होंने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने 5 साल में तकरीबन 12 लाख, यानी 12 गुना मुनाफा कमाया है। और अगर उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया था अपने नीचे, तो तकरीबन 40 लाख कमाए, यानी 1 लाख पे 40 लाख का रिटर्न। इससे क्लियरली समझ आए ये मनी रोटेशन थी। इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता अनलेस कि कोई तुक्का लग जाए, जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के उस पे हुआ है। और इनका जो क्रिप्टो का क्लेम है कि 60% प्रॉफिट यहाँ से आता है, ये भी मुझे बोगस लगता है। मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से इस पर बात की थी, और राफ़े बलोच को लेके इनका जो कॉइन है RS कॉइन, उसके ऊपर एनालिसिस किया था जो फेक है। और ये क्लेम करते हैं अगर प्रॉफिट 60% क्रिप्टो से आ रहा है, तो अगर इनके एसेट फ्रीज़ भी हो गए हैं, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ भी हो गए हैं, तो 60% प्रॉफिट जो क्रिप्टो से आ रहा था उससे ये दे सकते हैं आपको मज़ीद प्रॉफिट। फिर क्यों ये पैसे मांग रहे हैं लोगों से मज़ीद पैसे? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये स्कीम चल ही नहीं सकती उसके बगैर, और क्रिप्टो से कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा, यही वजह हो सकती है। और ये भी कह रहे हैं कि 85 करोड़ के करीब इनके फ़ंड्स पड़े हुए हैं, जो कि फ्रीज़ हो चुके हैं तकरीबन नवंबर 2020 से अभी तक वो फ्रोज़न है, और जब ये कोर्ट का केस कंप्लीट होगा तो वो अनफ्रीज़ होंगे। तो ये इतनी बड़ी पिरामिड स्कीम है, मैं नहीं समझता कि ये 84-85 करोड़ जो है ये सारा अमाउंट है, और इनका अच्छा खासा अमाउंट कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है, और अब ये नैब के ऊपर है वो कैसे इनसे गुलवाती है और कैसे वहाँ तक पहुँचती है। तो जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि हेल्प करें, देखें जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर सकता है, जिस तरह से एक क्राइम रिपोर्टर एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कातिल को अरेस्ट नहीं कर सकता, इसी तरह से बिज़नेस रिपोर्टर जो है किसी फ्रॉड को या पॉन्जी स्कीम के जो मास्टरमाइंड आर्किटेक्ट हैं उसको पकड़ नहीं सकता। मेरे पास ये पावर्स नहीं है। इनफैक्ट मैं वो एक लिमिट तक इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं इनकी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं निकलवा सकता, मेरे पास ये पावर्स नहीं है। ये पावर्स नैब के पास हैं, हमारे इदारों के पास हैं। आप उन पर भरोसा करें और अपना केस लेके जाएँ, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। आप क्या करेंगे? आप अल्टरनेट क्या आपके पास? कुछ लोग नैब पे उंगलियां उठा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल इदारा है, लोगों को हरास करता है, बट दैट्स योर लास्ट ऑप्शन। आप जाएं उसके पास, अपना केस डॉक्यूमेंट करें। और मैं आपसे जो DG नैब रावलपिंडी है उनके ऑफ़िस का एड्रेस आपसे स्क्रीन पे शेयर कर लेंगे, और लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे उसका, वेबसाइट का। आप उनको अपनी रिटर्न कंप्लेंट दें। कंप्लेंट के अंदर साफ साफ लिखें कितने पैसे इन्वेस्ट किए, किस तारीख को किए, किस अकाउंट से किए और किस अकाउंट में किए। और अगर आपको लगता है आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसकी डिटेल बताएं, कब से नहीं मिल रहा।
और अगर आपको लगता है फ्रॉड हुआ तो ये बताएं किस तरह से। तो जितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, अगर आप सारे मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और नैब को अप्रोच करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे रिपोर्टर समा टीवी के सुहेल रशीद इस केस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि वो आपको इस पर अपडेट रखेंगे और आपको समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे, समा मनी पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अपनी कंप्लेन नैब को लिख के भेजें और अपनी सारी तफसील लिख के भेजें ताकि आप इस इंक्वायरी का हिस्सा बने, ताकि कल को अगर कोई रिकवरी होती है तो कम से कम नैब के लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आपके पैसे आपको वापस मिल सकें। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और कल हमारे यूट्यूब चैनल की एनिवर्सरी भी थी और तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब हमें नज़र आ रहा है। 15-16 हज़ार फॉलोअर्स और चाहिए। सो बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने और अपना टाइम दिया और तनकीद भी की, उससे हमने सीखा, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। फ़ेसबुक पे हमारी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई, तकरीबन 500,000 के करीब हो चुकी है। तो ये जो डेडिकेटेड फ़ैन फॉलोइंग है, इससे ज़ाहिर है हम प्रेशर भी फ़ील करते हैं कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना है। साथ ही हमारी कोशिश होती है कि अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाएं, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे चैनल ग्रो होता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पाइपलाइन में हैं और पाइपलाइन मोटी भी होती जा रही है, हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हमारी पूरी कोशिश होगी कि समा मनी के प्लेटफॉर्म पे जो आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं, वन आफ्टर दी अदर सारी की सारी जो हैं उनको हम एंटरटेन कर सकें। और टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।